कि अक्षय मेरा मतलब पूरी लाइफ ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने। मुझे अपने अंडर ऐसे कंट्रोल कर दिया था कि जैसे मेरी ज़बान ही बंद हो गई है। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मैं रिटेलिएट नहीं कर पाती थी, मेरे साथ कुछ बुरा होता था, मैं उसका जवाब ही नहीं देती थी। अंधों की तरह मैंने पैसा खर्चा, फ़ाइनेंशियली, फ़िज़िकली सब जगह से मैंने एज़ अ फैमिली ही उनको सब कुछ दिया। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को तहे दिल से प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, उसको रुकने ना दें। जितने ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज की जो रियल इंसिडेंट है वो हमें मोनी ने शेयर किया है। मोनी, जिनका जन्म जम्मू में हुआ, परवरिश बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनके माँ बाप ने उनको दी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी मोनी के पास, लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी शुरुआत अंत में ख़त्म अच्छी नहीं होती। मोनी का नेचर हमेशा से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था सभी के साथ, मतलब उनके जो विचार थे वो लोगों के साथ बहुत जल्दी मैच खा जाते थे। मोनी लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाती थी और इस नेचर को जम्मू में हर कोई पसंद किया करता था। जब भी कोई मोनी से बात किया करता था उसे हमेशा अपनेपन वाली फीलिंग आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि एक उम्र ऐसी आती है जिसमें शादी भी करनी होती है। हालांकि मोनी ने बताया कि वो अपने मम्मी पापा को कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। जम्मू में उनको एक ऐसी जन्नत मिली थी जिसको वो कभी भूलना नहीं चाहती थी। जब मोनी मुझसे फ़ोन पे बात कर रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत बार बताया कि अक्षय, मैं आज भी मिस करती हूँ अपने जम्मू को, क्योंकि वहाँ की वादियाँ और खूबसूरती, अगर आप जम्मू में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं। जम्मू को ऐसे ही खूबसूरती नहीं कहते, कुछ तो होगा जो मोनी की आवाज़ में झलक रहा था। मोनी ने बताया शादी करने का वक्त आया था जब उनके पिताजी ने उनके लिए एक लड़का ढूंढा था जो कि दिल्ली के राजौरी गार्डन में रहा करता था। उनका नाम था पंकज। 2011 में मोनी की शादी पंकज से होती है और उन दोनों में इतना ज़्यादा प्यार होता है जो शायद मैं इस वीडियो में बयान नहीं कर सकता। मोनी जम्मू से शिफ्ट हो जाती हैं राजौरी गार्डन और जहाँ पर वो रह रही होती है वो पूरा एक फ्लोर होता है। थोड़ा सा पंकज के बारे में भी जान लेते हैं। पंकज मदर होती है, फादर, एक सिस्टर। फादर जो मोनी से बहुत ज़्यादा अटैच थे। कहते हैं ना कि जब घर में बहू आती है तो बहू से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो हमारी सेवा करेगी, घर में कुछ बच्चों को जन्म देगी जिनसे घर में किलकारियाँ गूंजेंगी और जो बुज़ुर्ग हुए माँ बाप हैं उनका थोड़ा सा ध्यान भटकेगा। मोनी जब 2011 में आई तो पंकज ने उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट किया। हालांकि जो पंकज की सिस्टर थी उनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। कहते हैं ना कि जैसे ही मोनी जम्मू से राजौरी गार्डन आई तो सबसे पहले उन्होंने एक नाइट शिफ्ट ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। कुछ टाइम 2011 के बाद वो नाइट शिफ्ट गई भी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बच्चे को कंसीव किया। लेकिन उससे पहले धीरे धीरे जब वो बच्चे को कंसीव कर रही थी तो घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मोनी अब तुम्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए। और नौकरी छोड़ने के बाद कहते हैं ना कि हमारे दिन से उठना बैठना जितना ज़्यादा होता है उतना ही कटता चला जाता है। मोनी के जो ऑफिस में दोस्त थे जो बहुत ही ज़्यादा करीबी हुआ करते थे, मोनी की उनसे बात बंद होने लगी। लेकिन इसमें उनका सहारा बनती है जो पंकज की सिस्टर होती हैं, उनकी सिस्टर इन लॉ, जो हमेशा उनके पास रहती है और उनसे बहुत प्यार करती है। मोनी की अपनी सिस्टर इन लॉ से जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा गजब की होती है। हालांकि सिस्टर इन लॉ का जो ससुराल था वो बहुत रिच बैकग्राउंड से था, तो जो सिस्टर इन लॉ थी वो जब भी मोनी के पास आती थी उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आती थी। लेकिन सोचने वाली बस एक बात है, मोनी के पास जब भी कोई गिफ्ट आता था वो हमेशा यूज्ड गिफ्ट हुआ करता था। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज अगर मेरा बड़ा भाई अगर मुझसे हाइट में लंबा है तो वो मुझे कभी भी कोई गिफ्ट दे सकते हैं बोल के कि ये ले, मैंने एक बार पहनी है और मुझे थोड़ी छोटी लग रही है तो तू पहन सकता है। ऐसे ही मोनी को उनके सिस्टर इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार मिला करता था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी शांति जो होती है वो तूफान से पहले की होती है, और ये भी मोनी के लिए शायद वही इंसिडेंट था।
2012 में मोनी पहली बार कंसीव करती है और उनकी जो सिस्टर इन लॉ होती हैं वो उनसे मिलने आती रहती है उनके घर पे। धीरे धीरे उनमें और ज़्यादा प्यार बढ़ता है। जैसे ऑफिस से दोस्त कट गए तो वो सिस्टर इन लॉ से अपना सब कुछ शेयर किया करती थी कि पहला बच्चा अगर आ रहा है तो वो कैसा फील कर रही है। उनकी सिस्टर इन लॉ हमेशा उनके लिए परफ्यूम, कभी ना कभी कोई हल्दी वाला सामान, या फिर कभी ना कभी कोई टीके वाला सामान, कभी ना कभी कुछ ना कुछ परफ्यूम, रुमाल, कुछ ना कुछ टॉप ड्रेस वो लेकर आया करती थी मोनी के लिए। और मोनी को हमेशा इतना अच्छा फील हुआ करता था क्योंकि मोनी हमेशा जम्मू में रही और उन्होंने अपने मम्मी पापा का भला चाहा और उन्हें उनके मम्मी पापा ने यही कह के भेजा था कि तुम जहाँ पे जा रही हो वो भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं। मोनी अपनी घर में बहुत खुश थी राजौरी गार्डन में, लेकिन अचानक से उनके साथ कुछ अजीब सी घटना होती है। जब वो 3 महीने प्रेग्नेंट होती है तो अचानक से उन्हें ऐसा लगता है जब भी वो सोने के लिए लेटती हैं उनके आगे पीछे कोई एंटिटी घूम रही है, जैसे कोई ब्लर वाइट कलर की एंटिटी जो मोनी को अपने आगे पीछे घूमती दिखती थी। और जब भी उन्होंने पंकज को ये चीज़ बताने की कोशिश की तो पंकज ने हमेशा ये बोल के इग्नोर कर दिया कि ये तुम्हारी डिलीवरी का टाइम है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, डिप्रेस हो रही हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मोनी जो थी वो अपने आप को सहानुभूति देती है, अपने आप को समझाती है कि शायद पंकज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, शायद मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। ये चीज़ वो अपनी सिस्टर इन लॉ को भी बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगता है, शायद मेरा वहम है। तो उनकी सिस्टर इन लॉ भी समझाती है कि जब मेरा भी पहला बच्चा हुआ था मुझे भी ऐसी चीज़ें लगती थी कि जैसे कोई अचानक से आगे पीछे आ गया, वो बच्चा एक्चुअली में पेट में लात मारता है। मोनी अपने आप को अजीब तरीके से समझा लेती है कि उनके साथ सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन कुछ टाइम बाद उनका जो बच्चा था उसका मिसकैरेज हो जाता है। और मोनी की जो सासू माँ थी उनका व्यवहार थोड़ा सा बदल जाता है इस चीज़ को देखकर। वो मोनी को बहुत ज़्यादा टोकना शुरू कर देती है। उन्हें बार बार जब भी वो रसोई में काम कर रही होती हैं तो जो उनकी सासू होती है वो मोनी को बांझ, ओए बांझ, सुनना, इधर आना बांझ, इस तरीके से पुकारने लगती है। अभी आपको भी सुन के ऐसा लग रहा होगा कि क्या सही में ऐसा हो सकता है? लेकिन जिसे संतान की बहुत ज़्यादा प्राप्ति हो उसके अंदर गुस्सा शायद बहुत ज़्यादा हो, ये मोनी ने सोचा कि सासू माँ बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। मोनी जो थी वो अजीब से डिप्रेशन में चली जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हीं की गलती है, शायद उन्हीं में ही कोई कमी रही होगी। वक्त बीतता है, वो अपनी जॉब छोड़ के बैठ जाती हैं। घर में हमेशा पागलों की तरह सोचती रहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। भगवान की तरफ देखती है और पूछती है कि मैंने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो आपने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। उनके ससुराल में जो व्यवहार था वो धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। पंकज भी उन्हें टोकना शुरू कर देते हैं कि तूने बच्चा कंसीव नहीं करा, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब बस एक फादर इन लॉ थे जो हमेशा मोनी के सपोर्ट में रहा करते थे कि बच्चा ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, दोबारा अटैम्प्ट करना। अगले साल मोनी फिर दोबारा अटैम्प्ट करती है। उन्हें एकदम से प्रेगनेंसी की खबर वापस से मिलती है। घर में बहुत खुश होते हैं सब इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि इस बार अपने पोता पोती को देखेंगे। धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगती हैं। घर में मोनी को दोबारा से वो प्यार मिलना शुरू होता है। अगेन वो 3 महीने प्रेग्नेंट होती है और उनके साथ फिर एक हादसा होता है। उन्हें वही एंटिटी फिर दोबारा दिखती है और इस बार उनके दिमाग में बस एक ही खौफ चल रहा होता है कि पहली बार जब वो कंसीव उन्होंने किया था तब भी एंटिटी दिखी थी और उनका मिसकैरेज हुआ था। इस बार कुछ ऐसा ना हो जाए। और 3 से 4 महीने बाद फिर वही हुआ, मोनी का मिसकैरेज हो गया। अब जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के शायद आपको धक्का लग सकता है। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, 6ठा बच्चा और फिर 7वां बच्चा। मोनी के हर साल 7 मिसकैरेज हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मोनी मुझे ये बता रही थी उनकी आंखों में लिटरली आंसू थे और आवाज़ में दर्द। अब थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड अगर लेके आते इन बातों को तो आप इमेजिन कीजिए जिस सास ने मोनी का 1 साल के अंदर जीना हराम कर दिया था, 7 साल मोनी का क्या हुआ होगा। आपके दिमाग में आता होगा कि फादर इन लॉ जो थे उन्होंने तो सब कुछ कंट्रोल किया होगा। 2016 में फादर इन लॉ की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो जाती है।
तो मोनी के ऊपर से उनका भी हाथ हट जाता है। 2011 से 7 साल 2018 मोनी के वो साल थे जब उन्होंने वो सब कुछ सहा जो शायद उनकी किस्मत में पहले से लिखा गया था। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि किस्मत में लिखा गया हो तो मोनी सिर्फ और सिर्फ अपना दर्द अपने हस्बैंड पंकज और अपनी सिस्टर इन लॉ से शेयर किया करती थी। वो उन्हें बताती थी कि उन्हें कैसे अजीब तरीके से कुछ एंटिटीज़ दिखती हैं और जब भी वो उनके पास आती है उनके बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है। सब घर में बहुत ज़्यादा परेशान थे और मोनी को बहुत ज़्यादा टोकना शुरू कर दिया था, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मोनी ने एक बार अपना हाथ भी काट लिया था। लेकिन सिस्टर इन लॉ का कभी भी प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। एक बारी को पंकज उन पर चिल्ला दिया करते थे, लेकिन सिस्टर इन लॉ हमेशा मोनी को समझाती थी कि मोनी, शायद हालात और वक्त ख़राब चल रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। बीच बीच में सिस्टर इन लॉ जो थी मोनी को दिलासा देने के लिए कभी बाहर ले जाती थी, उनसे देर देर तक बात किया करती थी और उनके लिए गिफ्ट दिया करती थी। वो गिफ्ट जो हमेशा यूज्ड गिफ्ट हुआ करते थे। मोनी की कभी दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं कि उन्हें ऐसे गिफ्ट क्यों दिए जा रहे हैं। और मोनी ने बताया कि वो गिफ्ट जो वो यूज़ नहीं भी करना चाहती थी वो कैसे न कैसे उन तक पहुंच ही जाता था। जब उनके मिसकैरेज लाइन से हो रहे थे 4-5वें साल, उनकी सिस्टर इन लॉ ने उन्हें जॉनसन बेबी की एक बोतल दी। उस ऑयल में उन्होंने देखा लौंग और दालचीनी के दाने थे, लेकिन फिर भी मोनी उन्हें यूज़ किया करती थी। अब आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि कहानी किस ओर जा रही है। जो पंकज थे मोनी के हस्बैंड, मोनी हमेशा उन्हें कहती थी कि इस घर में उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा। जब उनके फादर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और इस प्रेशर के दौरान मोनी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उनकी जो खूबसूरती थी वो दिन पे दिन कम होती चली गई। मोनी अपने टाइम में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो डिप्रेशन की शिकार होती गई और जैसे उनकी खूबसूरती उनके चेहरे से किसी ने जैसे कोई मास्क उतार देते हैं वैसे छीन ली। मोनी अपने आप को शीशे में देखा करती थी और ये सोचा करती थी कि मैं क्या हुआ करती थी और आज मैं क्या हो गई हूँ। वो अपने दोस्तों को फ़ोन किया करती थी और दोस्त बेझिझक फ़ोन काट दिया करते थे, ये बोलकर कि उस टाइम तू कहाँ थी जब हमें ज़रूरत थी। वो अपनी सिस्टर इन लॉ से बात करती थी तो सिस्टर इन लॉ उसे दिलासा दे देती थी कि कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वक्त बीतता गया और 2018 में पंकज और मोनी ने एक डिसीज़न लिया कि अगर मोनी कंसीव नहीं कर पा रही तो वो सैरोगेसी प्रोसेस से एक बच्चे को अडॉप्ट करेंगे। सैरोगेसी प्रोसेस एक प्रोसेस जहाँ पर मेल पार्टनर जो होते हैं जैसे कि पंकज, वो किसी और फीमेल से अपना स्पर्म उनके वॉर्म में डालते हैं जिससे एक बच्चा पैदा होता है। 2018 में उनको एक बच्ची कंसीव होती है जो बहुत प्यारी होती है। घर में किसी को इस बात से शिकायत नहीं थी कि ये किसी मेडिकल प्रोसीजर से बच्ची आई है। घर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी 5 से 6 महीने बाद जो मोनी थी उन्हें पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, जो फीमेल साइकिल होती है, और उन्हें पता चलता है कि वो भी कंसीव कर चुकी है। जब वो डॉक्टर के पास जाती है तब उन्हें पता चलता है मोनी को कि वो भी प्रेग्नेंट है। और घर में सब यही सोच रहे होते हैं कि चलो ठीक है, एक बच्ची तो मेडिकल प्रोसीजर से आ गई है, दूसरी बच्ची भी पेट में है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा सही चल रहा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा सही चल रहा था। और तभी जो मोनी थी वो दूसरी बच्ची को जन्म देती है जो उनकी खुद की बच्ची होती है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सैरोगेसी वाली बच्ची उनकी नहीं है, लेकिन जो कंसीव होने की खुशी थी वो बहुत ज़्यादा थी। बस इस ड्यूरेशन में जो चीज़ें बदली थी वो ये थी कि मोनी लोगों से कट चुकी थी और वो किसी का भी दिया कुछ खाती नहीं थी, लेती नहीं थी। सिस्टर इन लॉ से भी वो ज़्यादा बात नहीं करती थी और उनके दिए गिफ्ट भी वो ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। इस दौरान मोनी ने जब ये सब कुछ हो रहा था, जब उनके 7 बच्चे बैक टू बैक जो है मिसकैरेज हुए, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को बताया। उसके दोस्त ने एक माता जी थी जो राजौरी के आसपास ही रहती थी, जिनके पास सिद्धि थी, जिनके अंदर माता आती थी, उनसे चेक करवाया तो मोनी को बताया गया कि उनके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है जिसकी वजह से उनके बच्चे उनके पेट में टिक नहीं रहे हैं। शायद इसे कोक बंधन कहते हैं, या ऐसी क्रिया जिसकी वजह से कोई उनके बच्चे खाकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था। मोनी पढ़ी लिखी थी तो उन्होंने इस बात पर भरोसा नहीं किया, इसलिए इस बात को मैंने सबसे आखिरी में आपको बताया, क्योंकि मोनी के अकॉर्डिंग ये बात उस टाइम पे उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन ये बात उनके लिए बाद में सबसे महत्वपूर्ण बन गई। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे 21वीं सदी में इन ऊपरी टोटकों के बारे में कौन सोचता है, लेकिन हर घर में
कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होता है और हमें तब पता चलता है जब हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके होते हैं। हम वापस आते हैं मोनी की कहानी पर। मोनी ने बताया जब उनका 5वां छठा बच्चा एक्सपायर हुआ था, एक दिन जब वो कंसीव कर चुकी थी, वो लेट कर अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी, उन्होंने एकदम से आँख खोली तो उन्होंने देखा पंखे के ऊपर एक फीमेल बैठी है जो मोनी को लगातार घूर रही है। और पंखा, सर्दियों के टाइम की बात थी तो पंखा बंद था और वो जो फीमेल पंखे पे बैठी थी उसके पैर ज़मीन की ओर लटक रहे थे। मोनी बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और वो फिर पंकज को बताती है और पंकज फिर दोबारा यही बोल देते कि शायद तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। जब उनकी 2 लड़कियां हो चुकी थी तो मोनी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने अपनी नाइट शिफ्ट दोबारा ज्वाइन कर ली थी। उनको नाइट शिफ्ट करने से रोका नहीं जाता था। घर में हालात बहुत अच्छे थे। जो फादर इन लॉ थे वो एक्सपायर हो चुके थे और उस तरफ जो जम्मू में मोनी की मम्मी थी वो भी एक्सपायर हो चुकी थी किसी बीमारी को लेकर। तो मोनी के पापा ज़िंदा थे और जो पंकज थी उसकी मम्मी ज़िंदा थी। धीरे धीरे हालात सुधरने की ओर चलते हैं। एक दिन मोनी जो थी वो किसी काम से बाहर जाती है और जब वो वापस आती हैं तो वो देखती है कि उन्होंने एक लड़की को हायर किया हुआ था जो कि 14-15 साल की थी, जो उनकी दोनों बच्चियों का ख्याल रखा करती थी। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि वो जो 14-15 साल की बच्ची है वो बहुत ज़्यादा रो रही है। मोनी इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है कि बच्चियाँ तो सो रही है दोनों, ये क्यों रो रही है। तो वो उसको अपने कमरे में लेके जाती है जब वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं होता। तो वो उससे पूछती है मोनी कि क्या हुआ, तू रो क्यों रही है, मैंने कभी तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, तुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, तुझे घर में कोई प्रॉब्लम है, तुझे खाने में कोई दिक्कत है, तू बता, मैं तेरे को हेल्प कर दूंगी। मोनी का शुरू से ही इतना ज़्यादा अच्छा बिहेवियर था कि जब फादर इन लॉ जो पंकज के पापा थे उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो मोनी ने उनका पॉटी, टॉयलेट सब कुछ साफ़ किया था। उन्होंने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी सेवा में। वो उस बच्ची को उसी तरीके से एहसास दिलाती है कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है। तो वो बच्ची बोलती है कि दीदी आप इन दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। मोनी थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि किस बारे में बात कर रही है। तो मोनी बोलती है कि क्या हुआ, मुझे पूरी बात बता। वो बोलती है नहीं दीदी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हो और इन दोनों बच्चियों को बचाना चाहते हो तो प्लीज़ आप इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ। मोनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है सुनकर कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मोनी उस लड़की को बैठाती है और बोलती है अगर तूने कभी भी ज़िंदगी में मुझे कुछ समझा, अपनी बड़ी बहन, कुछ भी, या इन बच्चियों से तेरा कोई नाता है तो मुझे बता क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है और तू क्यों ऐसे बोल रही है कि आप यहाँ से चले जाओ। वो लड़की बार बार एक ही बात बोल रही होती है कि दीदी प्लीज़ इन बच्चियों को लेके यहाँ से चली जाओ, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। मोनी जब उसे थोड़ा सा बोलती है कि बेटा देख प्लीज़ मुझे बता दे तूने क्या सुना है, इसके बाद जो आप सुनने वाले हो ना, शायद जो मेरे कॉल पे एकदम से रिएक्शन था वो आपका भी हो सकता है। मुझे एकदम से गूज़ बम्स आ गए थे। वो लड़की बोलती है कि जब मोनी काम से बाहर गई थी और बच्चियाँ सो रही थी तो वो घर में पोछा लगा रही थी और वो एक कमरे के पास पहुँचती है जहाँ पर उनके हस्बैंड पंकज, उनकी मम्मी और सिस्टर इन लॉ ये प्लानिंग कर रहे थे कि मोनी को कैसे जान से मारा जाए। जो बड़ी वाली बच्ची थी जो सरोगेसी ट्रीटमेंट से हुई थी उन्हें तो वो पाल लेंगे, लेकिन जो छोटी बच्ची हुई है उसे कैसे जान से मारना है। उन्होंने बोला जो छोटी बच्ची पैदा हुई है ना अभी, उसे हम दूध में कुछ मिला के दे देंगे, वो मर जाएगी, और जो मोनी है उसे हम पानी में मिला के कुछ दे देंगे, वो पागल हो जाएगी और ये घर छोड़ के भाग जाएगी। बड़ी वाली बच्ची को हम रख लेंगे। अभी तक हम इसके 7 बच्चे तो खा गए हैं, 8वां भी खाएंगे तो हमें बहुत कुछ नसीब होगा। जब मोनी ने ये सुना, मोनी ने अपनी बच्चियों को उठाया, बैग बांधा और वो उस घर से निकल गई और सबसे पहले दिल्ली के किसी होटल में चेक इन किया जहाँ पर वो 2-3 दिन शांत रही, बिल्कुल नज़रबंद होके। उसके बाद जब मोनी ने पता करवाया, जिन दोस्त की मैंने बात की थी जिनके रिलेटिव में कोई देवी आती थी, तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर 8 से 10 जिन, खबीस और आत्माएं छोड़ी हुई हैं। एक आत्मा आपकी खूबसूरती खा रही थी, एक आत्मा आपका ट्रेजर खा रही थी, एक आत्मा आपका फॉर्च्यून खा रही थी, एक आत्मा आपको डिप्रेस कर रही थी, एक जिन खबीस ने आपके 7 बच्चों को खा लिया, और ये उनकी मदर इन लॉ पंकज और सिस्टर इन लॉ खुद करवा रहे थे। अब आप जो सुनने वाले हो आप बिलीव नहीं करोगे, उन माता जी ने बताया कि ये लोग तुम्हारे बच्चे को जानबूझ के मरवाते हैं ताकि इनके पास जिन से मुँह मांगी चीज़ें आएँ। जिन जो इच्छा पूरी करता है
मोनी का बोलना था, अक्षय आप बिलीव नहीं करोगे, ससुराल वाले मिट्टी पे भी हाथ लगाते थे ना, वो भी सोना बन जाती थी। उनके पास पैसे कहाँ से आते थे मोनी ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि पंकज की इतनी ज़्यादा सैलरी थी ही नहीं। मोनी खुद नाइट शिफ्ट किया करती थी, और आप बिलीव नहीं करोगे, जो सिस्टर इन लॉ थी वो कुछ नहीं करती थी, उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते थे। उनके पास एक सेंट्रो गाड़ी थी, लेकिन आज के टाइम पे वो ऑडी और मर्सिडीज चला रहे हैं। सुन के ऐसा लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ब्लैक मैजिक की एक क्रिया करके उन्होंने मोनी के 7 बच्चों को ख़त्म कर दिया, और अब 8वें की बारी थी। शायद मोनी को भी वो जान से मार सकते थे। मोनी वहाँ से भाग गई। उन्होंने अपने पापा को एक एक बात बताई, और उन्होंने पंकज से डाइवोर्स ले लिया। डाइवोर्स लेते टाइम, जब लास्ट टाइम वो पंकज से बात कर रही थी, तो उनकी मदर इन लॉ बोलती है कि तू तो बच गई, पंकज के लिए अब किसी और को ढूंढ देना। मोनी ने कहा, अक्षय मुझे इतना गुस्सा आया था ना उस टाइम पे, लेकिन मेरी बच्चियाँ मेरे साथ हैं, मैं आज वेल सेटल्ड हूँ। वो बहुत बड़ी गुड़गांव की MNC कंपनी में मैनेजर हैं, जो आज ये मानती है कि काला जादू या ऊपरी साया या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। और उन्होंने मुझे मैसेज देने को कहा कि अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो सबसे पहले आपको चेक करवाना चाहिए, कैसे ना कैसे पता करना चाहिए। इस अंधविश्वास में नहीं रहना चाहिए कि ये तो हमारी किस्मत में लिखा था, क्योंकि भगवान किसी की बुरी किस्मत लिख के नहीं भेजते। जब उन्हें पता चला कि उनके पति, उनके सिस्टर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ सब इन्वॉल्व हैं, उनका इंसानियत पे से भरोसा उठ गया। हालांकि मेरा तो पहले ही उठा हुआ है, लेकिन मैंने मोनी को काफ़ी सहानुभूति दी, क्योंकि वो आज बहुत खुश है। उन्होंने बताया कि उनके सारे दोस्त वापस कांटेक्ट में आ चुके हैं, उनकी बच्चियां बड़ी हो चुकी हैं, 4 साल 5 साल हो चुकी हैं बड़ी, और वो नाइट शिफ्ट कर रही हैं, आज भी अकेली रहती हैं। लेकिन जो जिन उनके पीछे छोड़ा था, कैसे न कैसे वो उतरवाया गया, और आज वो बहुत वेल सेटल्ड हैं और इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और पूरी तरीके से रिकवर कर चुकी हैं। लेकिन जब उन्होंने हमारी वीडियोस देखी, तो उन्होंने उन्हें बहुत प्यार दिया और कहा कि इस इंसिडेंट को भी मैं आप लोगों के सामने रखूं, ताकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप सतर्क हो जाए। क्योंकि एक डायलॉग मैं हमेशा रिपीट करता हूँ कि क्या अपने सही में अपने हैं। दोस्तों, ये था आज का इंसिडेंट। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। हम ऑल्टरनेट डेज़ में ऐसे रियल इंसिडेंट जो हमारे सब्सक्राइबर हमें बताते हैं, हम वो अपलोड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो हॉरर कंटेंट बहुत देखना पसंद करते हैं, और उनके साथ जो अभी न्यूली मैरिड हुए हैं, तो शायद उनके लिए वीडियो काम की हो। अगर आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ तो आप दिखे हुए नंबर पे हमें शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। कि अक्षय मेरा मतलब पूरी लाइफ ख़त्म कर दी थी इन लोगों ने। मुझे अपने अंडर ऐसे कंट्रोल कर दिया था कि जैसे मेरी ज़बान ही बंद हो गई है। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब मैं जवाब नहीं दे पाती थी, मैं रिटेलिएट नहीं कर पाती थी। मेरे साथ कुछ बुरा होता था, मैं उसका जवाब ही नहीं देती थी। अंधों की तरह मैंने पैसा खर्चा, फ़ाइनेंशियली, फ़िज़िकली सब जगह से मैंने एज़ अ फैमिली ही उनको सब कुछ दिया। बट उन लोगों ने मेरे साथ ये किया। अब हुआ ये कि जब ये सारी चीज़ें हो गईं, जब मुझे बाद में पता चला कि इन लोगों ने मेरे पे एक नहीं 10 चीज़ें छोड़ रखी थी। एक जो मेरे बच्चे खाने के लिए, एक मेरे अंदर वशीकरण कर रखा था कि मैं इनके अलावा किसी से बात ना करूँ, किसी से शेयर ना कर पाऊँ, अपने पेरेंट्स तक से शेयर ना कर पाऊँ। और बाकी चीज़ें तो बस मेरी कोई सुंदरता मिटाने के लिए, कोई मोटापा करने के लिए, हर चीज़ मेरी ख़राब करने के लिए मेरे पे सारी एंटिटीज़ छोड़ी गई। मैं कहती हूँ मैं स्पिरिचुअली ज़ीरो थी, एक मॉडर्न वर्ल्ड की मॉडर्न लड़की जिसको इन चीज़ों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था। बट जब मेरे सामने चीज़ें आईं, आई वाज़ शॉक्ड कि ये सब हुआ क्या? मेरी लाइफ़ के 10 साल ख़राब किए, 10 इयर्स, जिस पे आधा टाइम तो मैं यही सोचती थी कि मैं बाँझ हूँ, कि मेरे बच्चे नहीं हो पाते और मुझे यही ताने मारे गए, और आधा टाइम मैं अपने आप से ही लड़ती रहती थी डिप्रेशन की वजह से। ना मैं करियर पे फ़ोकस कर पाई, ना मैं कहीं और फ़ोकस कर पाई। बट अब क्योंकि मैं उस घर से निकल गई, उन लोगों से निकल गई, मैंने एक पैसा नहीं लिया अपने डिवोर्स के लिए। म्यूचुअली मैंने डिवोर्स दे दिया। मुझे बस यही था कि मुझे उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। पर मैं परेशान ये होती हूँ कि लोग आजकल बिल्कुल मतलब सोचते हैं कि अपने-अपने होते हैं, बट सच बात तो ये है कि प्लीज़
हर चीज़ से रिलेट करो। कोई तुम्हें ऐसे गिफ्ट्स दे रहा है जो कि यूज़्ड है या तुम्हें कुछ फ़िशी लग रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को चेक कराओ। हर किसी पे ऐसे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि आजकल अपने ही अपनों को काट रहे हैं, कोई बाहर से आके नहीं काटेगा। मेरी बस यही स्टोरी थी।